खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। किसी छोटी मोटी लहर की तरह नहीं आती, भावना सुनामी की तरह आती है। उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे आकर्षण हो, मोह हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, भय हो। क्या होता है तब? आया और पता ही नहीं चला कहां उठा के पटक दिया। उसके सामने पांव डिगा के खड़े होना सीखो। जब भावना नहीं होती तो फिर प्रेम प्रकट होता है। नमस्ते सर। जी कहिए। सर जैसे आपने बताया कि कुछ श्रम नहीं करना पड़ता है, बट जो श्रम करना है वो तोड़ने में श्रम करना है, जो मान्यताएं बनी। कुछ श्रम नहीं करना है बाहर की दिशा में, सारा श्रम होना है अंदर की दिशा में। तो श्रम तो भरपूर है पर इधर को है, उधर नहीं है। सर अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि अंदर कैसे जाए, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, जैसे नचिकेता अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने पिता के लिए मांग रहे हैं कि मेरे पिता प्रसन्न हो के बाद प्रसन्न रहे उनकी। तो मतलब अपनी जो कामना आकांक्षाएं अगर वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो किसी और की भलाई के लिए अगर उस दिशा में वो नहीं। आप किसी और की, आप वहां मोजाम्बिक में कोई रहता उसकी भलाई के लिए तो करोगे नहीं। भलाई के नाम पे अपने दद्दू अपने पप्पू किसी की भलाई कर दोगे, तो ले देके अपनी तो भलाई करी है। या वहां अटलांटा में एक बेचारा कुत्ता है, वहां ठंड अभी इस वक्त बहुत पड़ रही है, कुत्ता बहुत एकदम सर्दी में कैसा हो रहा है, ठिठुर रहा है, उसके लिए कुछ करोगे? तो जब बोलते हो कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो जो दूसरा है वो तो अपना ही है ना, तो अपने लिए तो कर रहे हो जो कर रहे हो। तो ये दांव मत खेल जाइएगा, ये गड़बड़ दांव है। भीतर कौन सा श्रम करना है यही जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए आत्मावलोकन है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देखना होता है, अपने कर्मों को। वही है जिसको तोड़ना है, वही है जिसको तोड़ना है। सबसे जो बड़ी बाधा होती है वो होती है भावना, जिसकी प्रतीति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, जिसका भाव उठ रहा है, फीलिंग, इमोशन। ईमानदार वो है जो वो करता है जो सही है, वो नहीं जो लग रहा सही है। That which is right, not that which he feels to be right. खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। भीतर विचार भी होते हैं, भावना भी। मैंने विचार का नाम बाद में लिया, पहले भावना, क्योंकि भावना हमारे मन के जिन अंधे तहखानों से आती है वो बहुत खतरनाक होती है। विचार में तो फिर भी चेतना का थोड़ा प्रकाश होता है, भावना में एकदम नहीं होता। तो पहली चीज जो तोड़नी है वो है भावना, फीलिंग, इमोशन। जो उसको नहीं तोड़ सकता वो छोड़ दे आत्मज्ञान की बात या स्वयं से आजाद होना, इस तरह की बातें एकदम हटा दे। और यही चीज है जो आपको इंसान बनाती है। नहीं तो आप जानवर हो। भावना पे तो जानवर भी चलता है, जानवर के पास तो सिर्फ भावना है। नायक की पहचान क्या है, हीरोइज्म किस में है? इसी में है। द एबिलिटी टू डू व्हाट इज राइट इवन इफ इट डज नॉट फील राइट। एंड व्हाट इज राइट विल सेल्डम फील राइट, but your culture celebrates your gut feel, intuition, emotion, whatever. That's what you need to demolish. बहुत कुछ बुरा लग रहा हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, फिर भी अगर जान रहे हो कि सही है तो करो, बहते आंसुओं के साथ करो। तुम्हारी भावना का मूल्य 2 कौड़ी का नहीं है। 2 कौड़ी का मूल्य तो छोड़ दो, वो जहरीली है। नहीं जानते क्या भावना कहां से आती है? भीतर के अचेतन तहखानों से आती है। पता भी नहीं चलता तुम्हारी भावना ने कभी तुम्हारी अनुमति ली है। मैंने कहा विचार भावना दोनों भीतर के होते हैं, पर मैं बात भावना की कर रहा हूं। अंतर बता देता हूं क्यों। आप जब कहते हो आई एम थिंकिंग, तो उसमें आपकी सक्रिय सहभागिता होती है।
आप कहते हो मुझे सोचने दो, और जैसे ही कहते हो मुझे सोचने दो, आप सोचना शुरू कर सकते हो। वहां आपके पास कुछ चुनाव का अधिकार है। लेकिन क्या कभी आपने कहा लेट मी फील, मुझे जरा भावुक होने दो? नहीं। विचार तो फिर भी आपकी थोड़ी सुनता है, आपके कहने पे चल लेगा। जब आप कहते हो लेट मी थिंक, तो आप सोचना शुरू कर सकते हो। और जब आप कहते हो आई एम नॉट थिंकिंग एनी मोर, तो आपके पास ये भी अधिकार होता है कि आप सोचने को थोड़ा हटा भी सकते हो। पूरी तरह विचार भले ना रुके, पर विचार पर आपका थोड़ा तो हक, अधिकार, अख्तियार होता है ना। पर क्या कभी आपने ऐसा कहा नाउ आई एम गोइंग टू फील? वो पूरे तरीके से अचेतन होता है। वो जहां से आता है ना आपकी अनुमति मांगता है ना सहमति मांगता है। भाव वो बस आता है और छा जाता है। इसीलिए वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और भारत का एक बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हमने भक्ति मार्ग को भाव मार्ग बना दिया। प्रेम अलग चीज होता है भाई। भक्ति मार्ग माने प्रेम मार्ग, भाव मार्ग थोड़ी। भावना भावना कर करके हमने इंसान को पशु बना डाला। आप जब बोलते हो तो फिर ना मैं जरा सा सोच रहा था कि वो सोचने में आपने कुछ करा ना, वो विचार आपके नियंत्रण में था ना। आप ये भी कहते हो अच्छा इस बारे में सोच लिया, चलो दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं। आप विचार तत्काल बदल भी सकते हो, भावना बदल सकते हो। बदल सकते हो क्या? हाँ। तो भावना इसलिए बहुत जबरदस्त तरीके से आपको गुलाम बनाती है। आपका उस पर कोई हक नहीं होता, उसका आप पर पूरा हक हो जाता है। और वो आती भी किसी दैवीय बिंदु से नहीं है, वो किसी पवित्र बिंदु से नहीं आती है। वो आपके भीतर की पवित्रता नहीं, आपकी पाशविकता से आती है। भावना का केंद्र एक होता है, मनुष्य में और पशु में एक समान। आपके भीतर की जो पशुता है वही भावना बन के प्रकट होती है। मुझे वो करना है जो सही है, वो नहीं जो मुझे लग रहा है कि सही है। बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग आई विल ऑलवेज चूज अंडरस्टैंड। और उसमें बुरा लगेगा क्योंकि वो जो भीतर जानवर बैठा है, जो भावनाएं बार बार लहराता रहता है, आपका उस पर कोई अधिकार तो है नहीं ना। यही हम बात कर रहे हैं। तो भावना रही आएगी। आप बस ये कर सकते हो कि भावना है भी तो भी मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना है। भले ही वो करने में मैं भीतर से बिल्कुल छिन्न भिन्न हुआ जा रहा हूं, टूटा जा रहा हूं, क्योंकि भावना मुझसे कुछ और कराना चाहती है, पर मैं फिर भी वो करूंगा जो सही है। दिल पे पत्थर रख के करूंगा, पर जो सही है वही करूंगा। ये होता है अपने विरुद्ध जाना। समझ में आ रही बात? और जो ये नहीं कर सकता वो जानवर से इंसान नहीं बन सकता। सुबह उठना है, आजकल इतनी ठंड है, सुबह उठना है 5 बजे, 6 बजे भी उठ, अंधेरा रहता है। सुबह उठना है, भावना क्या आती है? रजाई। अरे आशिकी है, मोहब्बत इसी से तो है। कोई पूछे प्रियतमा का नाम बताओ, तुरंत बोलोगे रजाई। जो भी लग रहा हो, टू हुट्स टू माई फीलिंग्स, मुझे उठना है तो उठना है। तभी उन्नति होती है। यही आत्मशोधन है। यही है संवर्धन, आरोहण, जैसे बोल रहा हूं। उस इंसान से बहुत बचना जो अपनी भावनाओं पर चलता हो। वो आपको चेतना के बड़े निचले तलों की ओर खींच लेगा। और अगर वो इंसान आप ही हो तो अपने आप से भी बहुत बचना। लोग कहते हैं ना अरे भावना होती है तभी तुम इंसान होते। नहीं, भावना होती है तो आप जानवर होते। इंसान आप भावना से नहीं, चेतना से बनते हो। वो चीज होती है जो जानवर के पास नहीं होती। बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। भावना तो पशु के पास भी होती है। आप में भावना है तो आप अधिक से अधिक जानवर हो गए हो, ये आपको मिल गई क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर इंसान कहलाना चाहते हो तो भावना से कहीं आगे आपके पास क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए, बोध। आई अंडरस्टैंड। जो कह सके आई अंडरस्टैंड, वो इंसान कहलाने का हकदार हुआ। जो अपनी भावना के आगे घुटने टेकना बंद कर देता है, उसके विचार अपने आप बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। क्योंकि जो बड़ा संघर्ष था वो आपने कर लिया। विचार तो छोटी चीज है। फिर तो विचार ऐसा होगा कि हाँ कोई आया था, आपने उसको देखा, आया, बहुत असर आप पे पड़ा ही नहीं। असली चुनौती तो भावना होती है। और भावना किसी छोटी मोटी लहर की तरह नहीं आती, भावना सुनामी की तरह आती है। उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे आकर्षण हो, मोह हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, भय हो। क्या होता है तब?
आया और पता ही नहीं चला कहां उठा के पटक दिया। उसके सामने पांव डिगा के खड़े होना सीखो। यह है स्वयं को तोड़ना। और जो ये कर लेता है वो अधिकारी हो जाता है आत्मा का। जब भावना नहीं होती तो फिर प्रेम प्रकट होता है। जब तक भावना है तब तक प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं। भावना और प्रेम में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। भावुक आदमी प्रेमी नहीं हो सकता। और फिर ये हमारी परवरिश और हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति की बड़ी खोट है कि उसने हमें भाव में और प्रेम में अंतर करना नहीं सिखाया। ज्यादातर लोग भावना को ही प्रेम समझ बैठते हैं। प्रेम बिल्कुल अलग बात है। प्रेम का संबंध चेतना की ऊंचाई से है। जब प्रेम होता है तो मन समझने की ओर अग्रसर होता है। प्रेम का मतलब होता है मुझे मुक्ति प्यारी है, मुझे समझ प्यारी है, मुझे विवेक प्यारा है, और मुझे वो प्यारा है जो मेरे जीवन में मुक्ति और समझ और विवेक लेकर के आता हो, मुझे उससे प्यार है। ये प्रेम है। और भाव का मतलब होता है मुझे वो चाहिए जो मुझ जानवर को जानवर ही बनाए रखे। ये भाव है। भाव तो प्रेम का दुश्मन होता है। लेकिन भाव होता है। हमारे कह देने भर से भाव चला नहीं जाएगा, क्योंकि भाव कहां बैठा है? यहां देह में बैठा है। जब तक देह है भाव रहेगा। हमें क्या करना है कि भाव रहा है, हम वो करेंगे जो सही है। भाव के होते हुए भी हम वो करेंगे जो सही है। आ जाए भाव की लहर, हम बहेंगे नहीं, तो विरोध करेंगे। किसका? स्वयं का। सत्य के प्रति अविरोध माने स्वयं का विरोध। प्रणाम आचार्य जी। जी। अच्छा जी, सवाल मैंने कुछ और भेजा था, उसका जवाब आप पहले ही प्रश्नकर्ता को दे चुके हैं, बट जो भावना वाला था उससे फॉलो अप क्वेश्चन लेना चाहूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप जैसा बोलते हैं कि जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा और जीवन में उतरते जाएगा। तो जितना अभी खुद को देख पा रही हूँ तो अपनी बेईमानियों को भी पकड़ पा रही हूँ। और जैसा कि आपके साथ अभी कुछ समय से, पिछले 1 महीने से मेरा लगातार ही किसी ना किसी तरीके से साथ बना हुआ है, किसी भी काम से या वीडियोस से। तो उसमें भी जब मैं पढ़ती हूँ या समझती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो आप बता रहे हैं उन चीजों पे खरी तो उतर रही हूँ, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो पूरी तरीके से मैं नहीं बदल पा रही हूँ। और मैं अपनी बेईमानियों को पकड़ने के बाद दोबारा भी वही चीजें रिपीट करती हूँ। तो जैसा कि नचिकेता 3 दिन तक प्रतीक्षा कर रहे थे यमराज के लिए, और हम जैसा कि बोलते हैं कि सत्य तो लगातार है पर आप अनुमति नहीं देते, तो क्या मेरे केस में भी ऐसा ही है कि आप पहले ही प्रतीक्षा कर रहे हैं पर मैं अंदर नहीं आने दे रही? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मुझे घबराहट बहुत हो रही थी पूछने में। 3 दिन तक प्रतीक्षा भी तो करते हैं ना, तो धीरज भी तो है। ये थोड़ी करा था कि पहले दिन घनघोर वहां पर उन्होंने तंबू गाड़ दिया और बोले अब दिन बीत गया, हम वापस जा रहे हैं। 3 दिन का मतलब होता है वो सब कुछ जो चेतना अनुभव कर सकती है समय में। माने जागृति को भी बिता दिया, सपनों को भी बिता दिया, सुषुप्ति को भी बिता दिया, और धीरज नहीं छोड़ा। ठीक है। देखिए, जो हमारी सूत्र आते हैं, सूत्र तो पूरे तरीके से वैज्ञानिक होते हैं। उसमें कोई आपको अपनी ओर से अर्थ खोजना नहीं चाहिए। लेकिन जहां कहीं भी कथाएं आती हैं, अब ये कथा है नचिकेता की, अभी उपनिषदों में कथा, उपनिषदों में और भी बहुत सारी कथाएं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। रैक को है, वो गाड़ियां चलाता है, गाड़ीवान, उसकी कथा है, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं। तो जब कथाएं आती हैं ना, तो वहां अर्थ सूत्रों के प्रकाश में समझने पड़ते हैं। 3 कह दिया कि 3 रातों तक नचिकेता ने प्रतीक्षा की, तो उस 3 को माना जाना चाहिए एक लंबा समय। 3 क्या इंगित करता है? एक लंबा समय। और लंबा समय तो प्रतीक्षा भी फिर लंबी। समझ में आ रही बात ये? क्योंकि अगर आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे तो आप जानते हो क्या संदेश दे रहे हो अपने आप को? यार मैं बड़ा हूं, सामने वाली चीज छोटी है।
आप कहीं जाओ छोटे मोटे काम के लिए और जिससे काम कराने गए हो वो देरी कर दे आधे घंटे की, आप क्या बोलते हो? जा रहे हैं बाद में आएंगे, या अब हम नहीं आएंगे, अब तुम आ जाना हमारे यहाँ पे, या आप फोन पे बात कर लेंगे। ये सब करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि काम छोटा मोटा है। जिससे मिलने गए हो वो इंसान भी आपकी नजर में छोटा मोटा है। कोई बड़ा भारी काम हो उसके लिए जब मिलने जाते हो तो कितने समय तक इंतजार कर लोगे? अब आपको समय दिया गया सुबह 10 बजे का, मिलने गए हो, काम बहुत भारी है, तो कब तक इंतजार कर लोगे? जब तक काम ना हो। तो प्रतीक्षा बताती है कि अहम में विनम्रता आ गई है। अहम कह रहा है कि देखो चीज इतनी बड़ी है कि उसके लिए अगर ताउम्र भी इंतजार करना पड़े, बात कोई नहीं। समझ रहे? और जब आप बोलते हो कि अरे अभी 1 महीना हो गया और हमने ये प्रयास करे और ऐसे करा और हमने 6 महीने में वीडियो देखे या साल भर से गीता श्रृंखला में साथ में है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भाव है कि इतनी तो कीमत चुका दी और इतना तो समय लगा दिया, जो माल मिलना था वो मिल क्यों नहीं रहा? आप माल को बहुत सस्ता आंक रहे हो, बहुत सस्ता आंक रहे हो। 700 साल लगा के भी वो माल मिल जाए ना तो गनीमत है, सौभाग्य है। इसीलिए फिर संतों ने अतिशयोक्ति में बात करी है। क्या बोलते हैं? सब जंगल कागज करूं और 7 समुद्र की, बोल रहे इतना महत्व है उस चीज का, इतना महत्व। अतिशयोक्ति में बात है। 7 समुद्र की तुम स्याही बनाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं 7 समुद्र होते भी कौन से हैं। और सारे जंगलों का अगर कागज बना दोगे तो ये तो क्लाइमेट चेंज में गड़बड़ है मामला, ये नहीं करना है। लेकिन कुछ इशारा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है वो चीज इतनी बड़ी है कि उसके लिए अगर इतनी भी कीमत चुकानी पड़े और उसकी इतनी भी श्लाघा की जाए, उसका इतना भी गुणगान किया जाए तो भी कम है। तो ये याद रखना होता है। ये याद नहीं रखोगे तो धीरज चुक जाएगा। कहोगे 2 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अरे कुछ अभी मिला नहीं। क्या है? पेठा है, पेड़ा है, बताशा है कि जल्दी से मिल जाए? और नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी है? आज सारी बात हम क्या कर रहे थे? ये वस्तु तो दूर है नहीं, पाने वाला अपनी ओर से शर्तें रखता है तो वही दूर है। नहीं मिला तो माने अभी अपनी ओर से ही कुछ चूक होगी ना। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, और बंदा मौज न पावसी चूक चाकरी माही। और वो जो चाकरी है उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसका स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता है, एक झटके में नहीं कुछ हो जाता। जिस जिस पद की आकांक्षा रखते हो उसके मूल्य, महत्व, उसकी ऊंचाई को समझो, और अनंत काल के बाद भी अगर वो पद प्राप्त हो जाए तो सौभाग्य जानो। इसलिए फिर समझाने वाले कहते हैं कि तुम प्राप्ति की आकांक्षा ही छोड़ दो। तुम कह दो कि जिस रास्ते मैं चल रही हूं उस रास्ते में ही आनंद है। नहीं तो अगर अभी से अपने आप को बताओगे ना कि अनंत धीरज रखना पड़ेगा तो मन विद्रोह कर देगा। मन कहेगा है जिंदगी 20 साल की, पता नहीं है कि नहीं है, कहा जा रहा है कि अनंत धीरज रखो, कैसे अनंत धीरज रखें? तो इससे अच्छा अपने आप को आप बताइए कि आनंद कोई मंजिल होगी, कोई प्राप्ति होगी, आत्मा मिल जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, मुक्ति मिलती है, हम नहीं जानते क्या होता है। हमें तो इस प्रक्रिया में ही लुत्फ आ रहा है, हमें तो यात्रा में ही आनंद आ रहा है, तो बस ठीक है, फिर बहुत बेचैनी नहीं होती। नहीं तो जितनी बार अपने आप से पूछोगे कि अच्छा अब इतने दिन हो गए, मिला कि नहीं मिला, तो उत्तर तो ईमानदारी से एक ही आएगा, क्या? नहीं मिला। और नहीं मिला तो बेचैन हो जाओगे। इससे बढ़िया है क्या बोलना? वो हाईवे मूवी का मैंने जिक्र करा था ना, क्या तुम जहां से मुझे लेके आ रहे हो वहां मुझे वापस जाना नहीं है, तुम जहां मुझे लेके जा रहे हो मुझे वहां पहुंचना भी नहीं है, बस मैं तो ये चाहती हूं कि ये सफर कभी खत्म ना हो। उस बात खत्म। मौज तो सफर में ही आ रही, बस ठीक। उसके बाद नहीं रहेगा कि अभी मिला कि नहीं मिला, पता नहीं कुछ है भी मिलने को कि नहीं है, पता नहीं जब मिलता है तो उसका अनुभव करने के लिए कोई बचा भी होता है कि नहीं बचा होता, तो काहे को इन झंझटों में पड़े, छोड़ो। क्यों भाई? धन्यवाद आचार्य जी।